नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इंदौर में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से की मुलाकात। कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे मध्य प्रदेश और गुयाना। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिशन अंत्योदय सर्वे का किया शुभारंभ। कहा, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये सरकार का है दायित्व। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से युवा बनेंगे नौकरी देने वाले। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, ई संजीवनी भारत की डिजिटल स्वास्थ्य पहल को बना रही है सशक्त। ई संजीवनी से दूर दराज के गांवों में भी लोगों को मिल रही है स्वास्थ्य सुविधाएं। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस 16 से 18 फरवरी तक मुंबई में होगा आयोजित। विश्व मसाला कांग्रेस G20 देशों के साथ भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करेगा। भारत को विश्व का मसाला कटोरा कहा जाता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इंदौर में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर अली से मध्य प्रदेश और गुयाना के मध्य द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, उद्योग क्षेत्र में मिलकर कार्य किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर अली को मध्य प्रदेश की जनजातीय चित्रकला की कृतियां भी भेंट की। मुख्यमंत्री चौहान ने राष्ट्रपति डॉक्टर अली की मध्य प्रदेश में कृषि सिंचाई क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास की जानकारी दी। राष्ट्रपति डॉक्टर अली ने एक कारनामा करने पर सहमति जताई, जिसमें मध्य प्रदेश और गुयाना फूड प्रोसेसिंग, कृषि और सिंचाई क्षेत्र में पार्टनर होंगे। इन क्षेत्रों में नवीन तकनीक का उपयोग कर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिशन अंत्योदय सर्वे का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांवों से पलायन रोकने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए उत्तराखंड उद्यमिता समिट लाभकारी साबित होगी। अब युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे और नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। प्रदेश के अन्य 11 जनपदों में रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के स्पॉक स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह हमारा दायित्व होना चाहिए। ग्रामीण उद्यमिता के विकास से हमारे युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे और नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों के विपणन की बेहतर व्यवस्था पर हमारा ध्यान है। आज देश में आयात को निर्यात में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवसाय में महिलाओं की सहभागिता अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। हमने 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है। उन्हें भी उद्यमिता से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ई संजीवनी भारत की डिजिटल स्वास्थ्य पहल की सशक्त बना रही है। इसके माध्यम से देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। सरकार की इस मुफ्त स्वास्थ्य टेली परामर्श सेवा ई संजीवनी का अब तक 9 करोड़ लोग उपयोग कर चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। ई संजीवनी एक राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके माध्यम से लाभार्थी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सीधे ऑनलाइन संपर्क कर लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ई संजीवनी भारत की डिजिटल स्वास्थ्य पहल को सशक्त बना रही है। इसके माध्यम से देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों के ऋण माफी योजना में ऑफलाइन जो किसान बच गए थे उनके ऋण माफी के लिए इस बार अनुपूरक बजट में अलग से धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसकी राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा प्रदेश के 33,000 किसानों को मिलेगा जो उस समय योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। 33,000 कुछ किसानों का उन्होंने जो ऑफलाइन जो हम लोगों ने एप्लीकेशन लिए थे वो बहुत विलम्ब से उन्होंने दिए थे, जिसका वेरिफिकेशन वगैरह करा लिया गया था। डाटा उनका जिलों में और राज्य में वेरिफिकेशन के बाद आ गया था, किंतु उसी बीच में योजना बंद करने का निर्णय हुआ, जिससे उनको वो 33,000 लोगों को लाभ नहीं मिल सका था। इस साल अभी जो हमारी सप्लीमेंट्री आई है अभी पिछले विधानसभा में, सप्लीमेंट्री के भीतर ऐसे लोगों का जिसमें 197 करोड़ कुछ लाख रुपए हैं, उनको हमने बजट के भीतर प्राविधान कराए, उन्हीं को उनका कर्ज माफी इसके भीतर होगा। जो योजना काल के भीतर के एप्लीकेंट थे उन्हीं का होने वाला है, उन्हीं पैरामीटर पर जिस पैरामीटर पर बाकी लोगों की माफी हुई थी। भारत को विश्व का मसाला कटोरा कहा जाता है। ये कई प्रकार के गुणवत्तापूर्ण, दुर्लभ तथा चिकित्सकीय मसालों का उत्पादन भी करता है। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में मसाला बोर्ड के सचिव डी साथियान ने कहा कि WSC का ये संस्करण विशेष है क्योंकि ये भारत की G20 अध्यक्षता के साथ मेल खाता है। मसाला बोर्ड के सचिव ने कहा, महाराष्ट्र मसाला उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। ये भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र 2 GI टैग वाली हल्दी किस्मों और 1 GI टैग वाली मिर्च किस्म का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को GI टैग वाले कोकम के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ये राज्य मसालों के लिए सबसे बड़े निर्यात केंद्रों में से एक हैं। भारत में अधिकांश मसाला व्यापार वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान होता है और भारतीय मसाला उद्योग जनवरी-मार्च 2023 के दौरान मसालों के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है, जिससे कुल निर्यात $4 बिलियन तक हो जाने की उम्मीद है। WSC 2023 इस क्षेत्र में विविध संभावनाओं की खोज करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। केंद्र की मोदी सरकार का 2024 तक 10,000 किसान संगठन बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO के विकास से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियों पर हमारी संवाददाता मंजू मीणा ने राजस्थान भरतपुर के जिला अधिकारी आलोक रंजन से बीच बहस कार्यक्रम में चर्चा की। आइए देखते हैं बीच बहस की ये तीसरी कड़ी। FPO से जोड़ने की बात करते हैं तो उनके अंदर संगठन की भावना को लाना, उनको जोड़ना, तो उसमें जो है वो मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कई जगह है जहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के FPOs की ज़रूरत है, तो उसमें किस तरह की चुनौतियाँ हैं और उनका आपने किस तरीके से एक तरीका निकाला जिससे बाकी लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं? मुझे लगता है महिलाएं ऑलरेडी कई तरह के काम यहाँ कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि करीबन 86,000 महिलाएं जो हैं वो SHG में जुड़ी हुई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब अपन FPO की भावना से गए तो पता लगा कि महिलाएं भी हैं, वो ऑलरेडी कुछ काम कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्किल मैपिंग कराई पहले तो कि कहाँ कौन कौन से संसाधन हैं और क्या काम किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक ब्लॉक है भुसावर, वहाँ पर भुसावर जो ब्लॉक है उसमें बागवानी का काफ़ी काम होता है और साथ में वहाँ पर बागवानी के जो उत्पाद हैं उससे अचार बनता है। और हमने भुसावर के अचार को जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिले, उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ से चिट्ठी भी भेज रखी है। चेन्नई में वो अभी लंबित है मामला, पर जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिलने का जो काम है वो तो होता रहेगा। बट मीनवाइल इन महिलाओं को संगठित करके ये अपने अचार कैसे बेचें, उसके लिए हमने यहाँ पर अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी हाट लगाई थी। तो भुसावर में अचार का हमने जोन आइडेंटिफाई किया, उज्जैन ब्लॉक में हमने डेयरी का आइडेंटिफाई किया, रूपबास में हमने जूट का आइडेंटिफाई किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूपबास में 2 SHG तो ऐसे हैं जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अपने जूट के उत्पाद बेच रहे हैं। उनकी जो समस्याएं थी बस हम वो सुनते गए, क्योंकि वो किसी न किसी किसान से कनेक्टेड हैं और वो खुद भी
काफ़ी मैं कहूँगा श्रमजीवी हैं, बहुत मेहनती हैं। महिलाएं ना केवल खेतों पे काम कर रही हैं बल्कि घरों का भी सारा काम संभाल रही हैं। तो ऐसे में मैं को कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है कि उनके बिजनेस एक्यूम काफ़ी हाई है। एफपीओ में एक जो लिमिट है वो 100 लोगों की है कि 100 किसानों से जुड़ने चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि आपके यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में, मतलब एक एक एफपीओ पे जो है 800, 900, 1000 की तादाद में, उससे ज़्यादा की तादाद में किसान जुड़े हुए हैं और कई जगह पे वो समस्या आ रही है। तो आपको क्या लगता है किस तरह की चुनौतियों का सामना आपने इसमें किया एफपीओ की इनिशिएटिव में? मुझे लगता है ऑलरेडी कृषक जो होते हैं वो काफ़ी अवेयर हैं इस मामले को लेकर के कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं पहले से, और भी कई तरह के वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ऐसे में कृषक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है, उसको अपना बिल्कुल मार्जिनल फ़ायदा जो है अगर मिलता है तभी वो उस इंटरवेंशन की तरफ जाता है। और ये मुझे लगता है इस अनुभव से पता लगा, क्योंकि जब जब किसानों से बात करी तब तब वो अप्रीहेंशन उनके दिखे कि ये नई चीज़ है तो इसमें नया क्या है, इसमें कहीं कुछ हो जाए, कल को हमारा नुकसान हो जाए। तो उसके लिए कई बार उनसे बात करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा कि अगर हम अप्रीहेंशन रखेंगे तो आज हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में तो हम रहेंगे ही, पर अगर हम इस बात को, अप्रीहेंशन को या जो अपनी शंकाएं उसको अगर छोड़ दें और थोड़े समय के लिए हमारी बात एक बार मान लें, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करके साथ में खड़े रहेंगे, तो वो बात फिर धीरे धीरे उनको समझ में आई। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस बात को समझाया जाए कि एक संगठन आप बना के, क्योंकि संगठन तो किसान तरह तरह के बनाते ही रहते हैं, तो इसमें उससे अलग क्या है, इसमें कैसे फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी जो चुनौती सामने है वो ये है कि एक कोई चीज़ सब्सिडाइज फॉर्म में मिल जाए, कोई चीज़ मुफ्त फॉर्म में मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, मार्जिनल फ़ायदे पर भी ध्यान रहता है। तो ऐसे में मुफ्त अगर नहीं मिलती है तो फिर कैसे हो, ये बड़ी डिफ़िकल्ट आइडिया हो जाता है। इसलिए हमने शुरू से बताया कि ये आपको एक एफपीओ में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सरकारी फंडिंग आपको मिलेगी, लेकिन जैसा आपने बताया मिनिमम 300 लोग करने ज़रूरी होते हैं, तो गवर्नमेंट से फंडिंग आने लगती है, बैंक से लोनिंग होने लगती है, एक रिवॉल्विंग फंड होता है, क्रेडिट गारंटी, कई तरह का स्ट्रक्चर है, तो वो आप उस फॉर्मल नेट में आ जाते हैं और उसके साथ में आपके एनुअल अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, कई चीज़ें। तो इसलिए इस व्यवस्था को बनाया कि एक इनिशियल लेवल से उठ के मिनिमम 300 किसानों तक पहुंच जाएं, तो फिर आप उस नेट पे आते हैं जहां पर आपको लोनिंग भी होती है, जहां पर आपको, तो वो ज़रूरी भी है क्योंकि एक मिनिमम साइज़ होना ज़रूरी है। तो ये थे भरतपुर राजस्थान के जिला अधिकारी आलोक रंजन, जिनसे अभी आपकी बातचीत सुन रहे थे और इसका बकाया हिस्सा आप कल सुनेंगे। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। देश में पोषक अनाजों के प्रसंस्करण से किसानों की आर्थिक तरक्की कितनी बढ़ेगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 घोषित किया है। बहुत समय इससे किसानों को कितना फायदा होगा और पोषक अनाज की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कितनी बढ़ेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे। मैडम, कृषि में महिलाओं की भागीदारी बहुत देखी जाती है, आप महिला हैं, आपकी संवेदनाएं भी ज़्यादा हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने से कृषि क्षेत्र में किस तरह भविष्य का कायाकल्प देखेंगे? ये केवल मोटा अनाज नहीं है, ये पोषक अनाज है। हमारे पूर्वजों ने बता रहे थे मोटा अनाज खाना है, पोषक अनाज खाना है, मिलेट खाना है, इसी से हमारे शरीर के लिए अच्छा है एंड पोषकांश मिलता है, ऐसे बता रहे थे। बीच में हम छोड़ दिए थे, हम गेहूं का पीछे गए, हम चावल का पीछे गए। अभी तो डॉक्टर्स बता रहे हैं मोटा अनाज खाओ, इसी से तबीयत ठीक हो जाएगा, आपका डायबिटीज कम हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। हमारे देश में मोटा अनाज सभी राज्यों में हम उगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने वाले हमारा महिलाएं हैं। मोटे अनाज अच्छा है, इसके लिए पूरा दुनिया को हम मोटे अनाज देना है, ये लक्ष्य रख के हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएन में प्रस्ताव रखा था। अभी संयुक्त राष्ट्र सब मिलके हमको मदद किए हैं। मोटा अनाज वर्ष 23 का घोषित भी हुआ है
कर्नाटक हुए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर मोटे अनाज यानी पोषक अनाजों की भारी तादाद में खेती होती है। आप खुद भी वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो महिलाएं इस काम में लगी है, मूल्य संवर्धन के लिए आपके मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 FPO बनाना, तो इनसे भविष्य में किस तरह देखते हैं उद्यमशील हुआ कृषि में ये पोषक अनाजों का प्रसंस्करण करके? अभी तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कृषि मंत्रालय FPO बनाने में ज़्यादा तो मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम ज़्यादा लक्ष्य दे रहे हैं। एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को हमारे स्टेट को हम बताए हैं, सब स्टेट इसका यूज़ करना। हम स्टार्टअप्स के तहत से एंड FPO तहत से ज़्यादा से ज़्यादा महिला को लाने के लिए हम सोच रहे हैं। नवा पीढ़ियों का स्टार्टअप्स अभी बहुत पॉपुलर है, इसीलिए उसको मदद देने के लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहे हैं। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदला जी, जिनका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 घोषित किए जाने से एक और जहां पोषक अनाजों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने से किसानों को आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन MA खान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और असम सरकार के वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने 2022 जीरो राइनो किलिंग का लक्ष्य प्राप्त किया। पिछले 4 दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब काजीरंगा उद्यान में किसी भी एक सींग वाले गैंडे की मौत नहीं हुई है। सरकार का वन्य जीव संरक्षण का अथक प्रयास और जागरूकता अभियान का वास्तविक रूप अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। असम का काजीरंगा पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम सरकार के लगातार प्रयास और पहलों की मदद से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण में राज्य सरकार ने जीरो राइनो किलिंग का एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी गैंडे की हत्या का मामला सामने नहीं आया है। राज्य सरकार के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, एक नया कीर्तिमान है। 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि काजीरंगा पार्क में किसी गैंडे की हत्या नहीं हुई। एक सींग वाले गैंडे के शिकार और तस्करी पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चिंता जताई थी। असम सरकार ने इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से 2021 में काम करना शुरू किया। गैंडों की हत्या पर नकेल कसने के लिए असम सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स ने शिकारियों पर कार्रवाई की और एक सींग वाले गैंडे के अवैध और गैरकानूनी शिकार के गिरोह की चूलें हिला दी। जो नागालैंड में या मणिपुर में बेस्ड राइनो पोचिंग के किंगपिन हैं, उनके ऊपर एक्शन, इसमें हम लोगों को नागालैंड पुलिस से, मणिपुर पुलिस से और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से बहुत हेल्प मिल रही है। आसाम पुलिस और आसाम फॉरेस्ट एक साथ काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इसी प्रकार का अगर प्रेशर सारे फॉरेस्ट और पुलिस के ऑफिसर्स बनाए रखेंगे तो आने वाले 4 से 5 साल में हम लोग इस समस्या को समाप्त कर पाएंगे। जीरो राइनो किलिंग की खबर से हर कोई खुश है। राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक नाथ शर्मा ने असम पुलिस और वन विभाग का आभार व्यक्त किया। ड्यूटी अच्छे से निभाया हम लोग ने फील्ड में जाके, और जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स थे, जो कोई नदी से आ सकता है, कोई घुसपैठ हो सकता है, कोई शिकारी आ सकता है, तो उसको हम पूरा कड़ा नजर करके रखा हुआ था। और कोई जो पोचर्स थे पहले जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो अब जेल से बाहर आए हुए, तो उसका भी हम निरीक्षण कर रहे थे। उसी के अलावा हम लोग का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी हम इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एक सींग वाले गैंडों जैसे लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के दिशा में जीरो राइनो किलिंग एक मील का पत्थर है। उम्मीद है कि ये असम के राष्ट्रीय काजीरंगा उद्यान से शुरू हुआ ये सफर देश और दुनिया में हर कोने में मौजूद वन्य जीवों के संरक्षण के लिए न सिर्फ जागरूकता फैलाएगा बल्कि एक सकारात्मक संदेश देने का भी काम करेगा। 2022 में असम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और वो है असम के गौरव के रूप में जाना जाता है वन हॉर्न राइनो का किलिंग को रोक पाना, और ये संभव हो चुका है असम सरकार के द्वारा किया गया लगातार कोशिश के जरिए। तो इस वक्त हम ये उम्मीद करेंगे कि ये कोशिश ऐसे ही बरकरार रहे, जिसके जरिए वन हॉर्न राइनो को संरक्षित करके असम का गौरव को हमेशा के लिए बरकरार रखना संभव हो पाएगा। मेरे सहयोगी रुबुल और विनोद के साथ मैं कमल बोरा, DD न्यूज गुवाहाटी से। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करे तो मंगलवार को जसदन मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जम्बूसर मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट, जोधपुर और कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 जनवरी को सफेद ज्वार का भाव था 4000 रूपए। 10 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4000 रूपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 जनवरी को सफेद ज्वार का भाव रहा 4400 रूपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 100 रूपए चढ़कर 4500 रूपए पर हुए, जबकि जम्बूसर मंडी में 9 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 2600 रूपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 100 रूपए लुढ़क कर 2500 रूपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 जनवरी को ज्वार 2500 रूपए पर बिकी। हालांकि कोटा मंडी में 9 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 2200 रूपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2200 रूपए पर बरकरार रहा। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 6 जनवरी तक 21,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 23,70,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,98,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करे तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 2,29,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई 3,32,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,29,88,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 9 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,650 रूपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,750 रूपए पर। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 9 जनवरी को यहां गेहूं का भाव था 2,575 रूपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 25 रूपए चढ़कर 2,600 रूपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 जनवरी को गेहूं 2,690 रूपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,570 रूपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में 30 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,600 रूपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 10 जनवरी को धारा गेहूं 5 रूपए मजबूत होकर 2,765 रूपए पर जा पहुंची। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। बिहार में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की बुआई भी करें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही काबुली चने की बुआई करते रहें। यहाँ आलू के खेत में निराई कर ले। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में प्याज की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में निराई कर ले। वहीं के किसान लहसुन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन के खेत में निराई करते रहें। बिहार में टमाटर के खेत में निराई कर ले। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करें।
किसान आलू के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। साथ ही टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी शलगम और बैंगन की खेती के लिए ही खेत तैयार करें। झारखंड में भिंडी की बुआई कर ले। इस समय काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहाँ खीरे की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। झारखंड में किसान कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के समापन के बाद अब इस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है। इस समिट की थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रखी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 82 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी ने कहा कि एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार ही विकास को गति दे सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर समिट में कहा कि उनका लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को 2026 तक $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाए और इसमें ये इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगी। जोशीमठ भू धसाव के बाद प्रभावित घरों को खाली कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। अब तक कुल 723 घरों में दरारें आई हैं। इनमें 86 मकान असुरक्षित क्षेत्र में हैं। प्रशासन की ओर से 131 परिवारों के 462 सदस्यों को विस्थापित किया गया है। प्रभावित परिवारों को 15 लाख से अधिक धनराशि वितरित की गई है। दुनिया में छा रही मंदी की आशंका के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के संकेत दे रही है। दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं। विश्व बैंक ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिहार में जातिगत जनगणना पिछले लंबे वक्त से सुर्खियों में है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई विरोध में। अब बड़ी और अहम खबर यह है कि इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले पर अदालत में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देशव्यापी सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। लोगों से सड़कों पर सावधानी से चलने के बारे में जागरूकता लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 जनवरी तक चलेगा।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की टीम राज्य में चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन के दौरे पर है। आयोग का 16 सदस्यीय दल त्रिपुरा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। त्रिपुरा में फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।